कनाडा के अपोजिशन लीडर पियर पोलिएवर के मुताबिक अगले साल दिसंबर तक कनाडा के अंदर 5 मिलियन के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स या इलीगल यहाँ पे रहने वाले लोग होंगे। बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 5 मिलियन से मुराद ये है कि कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 41 मिलियन में से अगर 5 मिलियन ऐसे लोग हो गए तो फिर तो 38 से 36 मिलियन कनाडा की ओरिजिनल पॉपुलेशन जो कुछ साल पहले होती थी तक आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, अब इस नंबर के साथ साथ आप यकीन कीजिए, सोशल मीडिया पे आप चले जाइए, 5 मिलियन से ज़्यादा आपको ऐसे तबसरे मिलेंगे जो ये कह रहे होते हैं कि गेट आउट ऑफ कनाडा। और वो ये गेट आउट ऑफ कनाडा जब कह रहे होते हैं तो उनकी मुराद सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो इंडियन लोगों का होता है, यानी भारत से आने वाले लोगों का। यानी वो चाइनीज़ के बारे में भी ये गुफ्तगू वहाँ पे सुनने पढ़ने को नहीं मिल रही। हालांकि कैनेडियन लोग ये जो प्रो हमास प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले बरस 7 अक्टूबर 2023 के टेररिस्ट हमलों के बाद, जो हमास ने टेररिस्ट हमले किए थे, उसके बाद हमास के सपोर्टर्स ने जो कनाडा में अब तक प्रोटेस्ट किए हैं, जो हरकतें की हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इस तरह के जुमले मुझे इतने शिद्दत के साथ, इतने हाई लेवल मुझे सोशल मीडिया पे नहीं मिलते जो आम इंडियन के हवाले से मिलते हैं। क्या कारण है? इस पे आज का व्लॉग हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कारण है और कैसे इस माइंडसेट को रोका जा सकता है। और जब मैं माइंडसेट की बात करता हूँ तो वो माइंडसेट मेन स्ट्रीम कैनेडियंस का ही नहीं है। आफ्टर ऑल जो भारतीय बैकग्राउंड के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हरकतें कर रहे हैं, उनकी वजह से सभी भारतीयों को जो निशाने पे रखा जा रहा है, उनका माइंडसेट भी समझने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस व्लॉग को देखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ आप मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हो तो हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बातचीत मैं शुरू कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। कोविड के ज़माने से 2022 तक बाय द वे, कोविड अभी ख़त्म ही हुआ था बमुश्किल। तो कोविड के ज़माने में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आए, हालांकि लॉकडाउन थे और किसी किस्म का कारोबार भी ठीक से नहीं हो रहा था। फिर कोविड के ज़माने में थोड़ा सा जब खुलना शुरू हुआ मौसम कारोबार का, तो मुझे याद है कि ज़्यादातर टेक आउट का बिज़नेस शुरू हुआ, या अमेज़ॉन का बिज़नेस अलबत्ता कोविड के ज़माने में बहुत चलता रहा, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे थे खुल्लम खुल्ला, तो घरों में डिलीवरीज हो रही थी। और ये एक उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक प्ली ली कि कनाडा को लोगों की ज़रूरत है। क्या वाकई लोगों की ज़रूरत थी, या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे थे? सच्ची बात यह है कि जहाँ पे इंडियन बैकग्राउंड के कुछ लोगों के माइंडसेट का इशू है, वहाँ पे सबसे बड़ा इशू जस्टिन ट्रूडो और उसकी सरकार है। उन्होंने बगैर प्लानिंग के जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स बुलवाए, जिस तरह टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स बुलाए, और जिस तरह यहाँ के वीज़े खुल्लम खुला दिए और लोग यहाँ पे आके बैठ गए, और अब ये नंबर पियर पोलिएवर के मुताबिक 5 मिलियन को टच कर रहा है। और ये अब एक माइंडसेट बना कुछ लोगों में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में भी, जिनके अब वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं। अभी जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 11 दिसंबर 224 का दिन है, और इसी महीने के आखिर तक बताया जा रहा है कि 70,000 के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ या वर्क परमिट
एक्सपायर हो जाएंगे और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर फर्दर 1,34,000 के करीब के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, उनके वर्क परमिट या वीज़ाज एक्सपायर हो जाएंगे। तो 2 लाख तो ये लोग मानते हैं। अब मुझे नहीं पता ये नंबर कितने दुरुस्त है। खुद कनाडा के अपोजिशन लीडर ने पिछले दिनों तकरीर में कहा था कि उनको कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो नंबर पहले दिए गए वो कुछ और थे और जो नंबर बाद में दिए गए वो कुछ और थे। यानी सरकार भी, कनाडा की सरकार भी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की सरकार बन चुकी है। नंबर तक ठीक से जर्नलिस्टों को देना तो दूर की बात है, ऑपोजिशन लीडर को नहीं मिल रहे। कैन यू इमेजिन दैट? और जैसा मैंने पीछे जिक्र किया, अब सोशल मीडिया में जिस तरह इंडियंस को इन्वेडर्स और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है, उसके कारण भी है। मैं उनकी तरफ भी आता हूं। और जब इंडियंस को कहा जाता है, बाय द वे आम जो कैनेडियन है, जो कोट अनकोट जिनको हम वाइट कैनेडियंस कहते हैं, जो यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन कैनेडियंस हैं, उनको पता नहीं चलता कि इंडियंस में से बांग्लादेशी कौन से हैं, पाकिस्तानी कौन से हैं, मिडल ईस्टर्न कौन से हैं। मिडल ईस्टर्न के बारे में उनको ये पता होता है कि जो हमास के फ्लैग लेक के और फ़लस्तीन के गज़ा के हमास के लोगों की जो हमायत करते हैं, उनको पता होता है ये इंडियन नहीं है। मगर वो उनके खिलाफ उतनी बात नहीं कर रहे जितनी वो इंडियंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्यों? कारणस की तरफ आता हूं। आप किसी फास्ट फूड की चेन पे चले जाएं तो हमारे इंडियन बच्चे काम कर रहे होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मेहनती बच्चे हैं। मगर एक यहाँ पे अब तासर बन रहा है कनाडा में रहते हुए, जो मेन स्ट्रीम वाइट कम्युनिटीज़ हैं। मैं चूँकि उनके मोहल्लों में रहता हूँ, मेरी उनसे ज़ाहिर है जो रहन सहन है वो अब 20 साल पुराना, मैं उन्हीं मोहल्लों में रह रहा हूँ। वहाँ पे कोई अपने इंडियन नहीं होते। मैं अब काउंटीज़ में भी रहता हूँ, फार्म हाउस में भी रहता हूँ, तो मेरे से वो खुल के बातें करते हैं। तो उनका ये ख्याल है कि उनके वाइट बच्चों के, जो उनके बच्चे हैं, उनकी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये एहसास होता है कि इन फास्ट फूड के जो लोकेशंस हैं, इन पर उनको उस तरह की सर्विस नहीं मिलती जो कभी मिला करती थी। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत सच भी है। फिर उनका ये भी ख्याल होता है कि वो जो लैंग्वेज के बैरियर्स हैं, जब वो बाज़ औक़ात समझ नहीं पाते, जब वो ऑर्डर दे रहे होते हैं लोग ड्राइव थ्रू से, तो दूसरे एंड पे जो समझने वाले हैं उनको उस तरह ठीक से समझ नहीं पाते। अच्छा, इसमें भी पूरा सच नहीं है, मगर थोड़ा बहुत इसमें भी सच है। अच्छा, फिर एक साइकोलॉजिकल इशू है। आप किसी भी फास्ट फूड की चेन पे चले जाइए, टिम हॉर्टन हो, मैकडोनल्ड हो, वेंडी हो, टाको बेल हो, कोई भी फास्ट फूड की चेन, सवाए शायद स्टारबक्स में कम हमारे बच्चे नज़र आते हैं, स्पेशली जिन इलाकों में मैं रहता हूँ वहाँ काम होते हैं, मगर बाकी ये टिम हॉर्टन, ये मैकडोनल्ड, इनमें ओवरवेलमिंगली बच्चे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उससे क्या हो रहा है? एक फीलिंग डेवलप हो रही है कि ये जो फास्ट फूड के जॉइंट्स हैं ये इन्वेड हो चुके हैं। अच्छा, ये सारे ऑप्टिक्स हैं। ये ऑप्टिक्स गलत हैं या सही है, इनकी बहस अपनी जगह पे, मगर ये ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही फास्ट फूड की लोकेशंस हैं जहाँ पे 4-5 साल पहले तो ज़्यादातर कोट अन कोट मेन स्ट्रीम या वाइट स्ट्रीम के बच्चे हुआ करते थे। तो कैसे हो गया कि चलिए उन लोकेशंस में 2 देसी आ गए, किसी एक लोकेशन में 3 आ गए, 4 आ गए, ऑलमोस्ट सारे के सारे ही वो आ गए। तो उससे एक फीलिंग बढ़ रही है कि ये इन्वेड कर रहे हैं ये लोग। और उसके साथ साथ ये खबरें आ रही हैं, ये पढ़ने के लिए आए थे, और ख़बरें भी ये आ रही हैं कि भाई इनको 40-40 घंटे के वर्क परमिट किसने दिए। अगर ये स्टूडेंट्स थे तो पहले तो इनके पास 20 घंटे का काम करने का हफ्ते में वर्क परमिट होता था। 40 घंटे वर्क परमिट से मुराद ये कि आप फुल टाइम काम करते, तो फिर आप कैसे फुल टाइम स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये फीलिंग भी ये जो यहाँ के सेटलर कम्युनिटीज़ में बढ़ रही है कि भाई हाउ डेयर, हमारे बच्चे अब कहाँ पे जाएंगे कि अगर फुल टाइम जॉब्स इन स्टूडेंट्स को मिल रही हैं जो स्टूडेंट्स के तौर पर आए थे। अच्छा, इसमें कसूर
हमारे उन देसी बच्चों का भी है जो 40 घंटे तो क्या 60-60 घंटे काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो पीछे से कर्जे लेकर आए हुए हैं और यहाँ पे आके वो बैठे हुए हैं। उनका यहाँ कनाडा में बहुत सौ का आने का मकसद पढ़ाई कम था और रहना और यहाँ की सिटीजनशिप लेना था। ये रियलिटी तो है ना, कि हम इस पे भी अब झूठ बोलेंगे। अब हम ये कह रहे हैं मीडिया पे कि नहीं जी हमसे प्रॉमिस किया था। ऑफ कोर्स कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनको 40-40 घंटे के परमिट दिए थे ना स्टूडेंट्स को जो पढ़ने के लिए आए थे, उनको कहा फुल टाइम काम करो। तो शेम ऑन कैनेडियन गवर्नमेंट एज वेल। जस्टिन ट्रूडो की नाअहल सरकार ने ये काम किया ना अपने वोट बैंक के चक्कर में, अपनी हमदर्दियां लेने के चक्कर में। अब वो जस्टिन ट्रूडो उसका मिनिस्टर और सब कह रहे हैं नहीं नहीं ये स्टूडेंट्स भी वापस जाएं और जो और भी टेम्परेरी वर्क परमिट पे आए हैं वो भी वापस जाएं, क्योंकि उनको पता चला इनकी सिटीजनशिप तो हो नहीं सकती, इन्होंने वोट तो हमें देना नहीं। और इनकी वजह से अब जस्टिन ट्रूडो के ऊपर मलबा पड़ रहा है, तो जस्टिन ट्रूडो कहता है गो बैक। तो पॉलिटिशियंस तो जनता को टिश्यू पेपर से भी बुरा समझते हैं। वो कहते हैं टिश्यू पेपर से नाक साफ किया फेंको उसको। तो उनके लिए तो ये जनता जो है टिश्यू पेपर है, नहीं काम आए, बस नाक साफ हो गया तो उन्होंने कहा फेंको इनको। तो अब ये पूरे का पूरा मलबा उनके ऊपर आन गिरा पड़ा। तो इस सारी सिचुएशन में मैंने कुछ कारण भी बताए। हमारी टेलीविज़न की टीम में से एक फ्रीलांसर सृष्टि शर्मा ने कुछ इस सिलसिला में जो स्टूडेंट्स के कैंप लगे हुए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो डेपुटेशन को फेस कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ दौरा किया। मैं वो भी एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले देखिए एक वीडियो क्लिप। We all have completed our work experience. We have all the eligibility. We are eligible for our permanent residency. Start a conversation or something with us and start to listen what are our issues. Today is totally different scenario. We are eligible in those streams, but government has changed the rules in the middle of the game. Hi, this is Srishti reporting from Ground Zero. I'm at the protest site right now. I'm going to talk to one of the students, like why is the protest on and what are their demands from the government. My name is Simran. So right now it's 38th day. We've been sitting here for more than a month. The reason why we decided to hold this protest is because we all have completed our work experience. We have all the eligibility. We are eligible for our permanent residency. But what exactly happened is because there were no draws for the permanent residency stream, which is the Canadian Experience class stream, which is the main for the permanent residency. There were no draws for 2 years and 8 months, and we have work permit for 3 years. So those 3 years, files are in the pool, but we were not able to get the permanent residency, and now our work permits have either expired or expiring. So we have seen that the community has started coming out, extending full support to the affected students. Recently, a well-known singer, Mr. Guru Randhawa, was here to extend support. Let's see what he had to say about the ongoing problems. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥ। कुछ हफ्ते पहले हमने टैग टीवी पे ये रिपोर्ट चलाई थी, और इस तरह की रिपोर्ट्स आपको अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नज़र आएंगी, CBC में भी, ग्लोबल न्यूज़ में भी, और हर जगह आपको अब ये रिपोर्ट्स नज़र आएंगी। तो आपने इन स्टूडेंट्स की बातें सुनी, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अब वर्क एक्सपीरियंस हो गया है तो हमारे पास अब हक है।
फिर उन्होंने कहा जी कि एक और स्टूडेंट ने बताया कि भाई हम यहाँ पे आए थे कुछ उम्मीदें लेके, बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे, मगर गवर्नमेंट ने अपना जो है प्लान ही चेंज कर दिया। ठीक है, ये सब बातें ठीक है, बहुत हद तक ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना चेंज कर दिया है, लेकिन अब ये है कि वो बातें भी तो हैं ना जो मैंने पीछे की, कि आम जो कैनेडियंस देख रहे हैं कि भाई उनकी पूरी की पूरी जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट टेकन ओवर हो गई है, वो इन्वेडर्स कह रहे हैं। अच्छा, फिर वो जो कल्चरल इश्यूज हैं वो भी आपके सामने, अभी इसमें हमारी रिपोर्ट में भारत के पंजाबी के एक सुपरस्टार गुरु रंधावा का भी क्लिप शामिल था, वो भी उस गए कैंप में और उन्होंने भी पंजाबी में बातें की। अब जाहिर है गुरु रंधावा तो मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, चलिए मैं कह देता हूँ, बिलियनर्स रुपीज़ के वो मालिक तो होंगे, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो वो अपनी तरफ से गए हैं, इसमें उनकी मेहरबानी है कि वो वहाँ पे आए हैं, लेकिन उनका तो कोई ज़ाती तो कोई पर्सनल इशू तो हो नहीं सकता। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये तो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। अब ये बच्चे सब जगह पे नज़र आ रहे हैं। मेरा इशू ये है कि अगर एक टिम हॉर्टन में 20 लोग काम करते हैं, 20 के 20 देसी ही बैकग्राउंड के, और उन देसियों में से भी 20 पंजाबी हैं, तो अगर वहाँ पे 10 दूसरी कम्युनिटीज़ के भी लोग काम करते हों, जिनमें मेन स्ट्रीम के भी लोग हों, जैसा कि पहले हुआ करता था, तो ये बात खप जाती है। लेकिन अगर पूरे की पूरी लोकेशन मैकडॉनल्ड की, पूरे की पूरी टाको बेल की लोकेशन, वहाँ पे काम करने वाले सारे के सारे 15, 20, 30 लोग ही एक ही कम्युनिटी के होंगे, तो ये फिर इम्प्रेशन तो बनेगा, चलिए एक लोकेशन में हो जाए या हमारी ब्रैम्पटन की कुछ लोकेशंस में हो जाए, ये तो अब ऑल अक्रॉस कनाडा चल रहा है। तो इससे क्या फिर वाइट कैनेडियंस को एक इम्प्रेशन मिलेगा? वो तो यही इम्प्रेशन मिलेगा कि भाई ये इन्वेजन हो गई है। तो इस सारी सूरत हाल में जो इन लोकेशंस के मालकान हैं, चाहे वो देसी मालकान हो, चाहे वो दूसरे मालकान हो, वो क्यों हायर कर रहे हैं 20-30 लोग एक ही देसी, ख़ास तौर पर पंजाबी कम्युनिटी के लोग? इसलिए एक तो वो अवेलेबल है, दूसरा ये कि उनके साथ अंडर टेबल कोई ना कोई डील शायद हो सकती होगी। मैं शायद की बात कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ। या चलिए अगर उनको मिनिमम वेजेस भी दी जाती हों, तो उससे कम ना दी जाती हों, तो यही डील काफ़ी है कि चलिए हमें मिनिमम वेजेस पे लोग मिल रहे हैं, अदरवाइज़ तो $2-3 हमें एक्स्ट्रा देने पड़ सकते थे। तो वो क्यों अपनी लोकेशंस का अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए बुरा इंप्रेशन बना रहे हैं? क्यों वहाँ पे वो डाइवर्सिटी पे बिलीव करती हुई हायरिंग नहीं करते, यानी सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा हायर नहीं करते, ताकि ये इंप्रेशन ही ना बने कि ये इन्वेजन हो गई है? तो इसमें उनका भी कसूर है। फिर उन फ्रेंचाइज के जो हेड्स हैं उनका भी कसूर है, यानी पूरे का पूरा सिस्टम इसमें करप्ट हो चुका है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसका हल था कि अगर एक लोकेशन को एक शिफ्ट में 20 लोग चाहिए, 2-3 शिफ्टों में 40-50 लोग चाहिए, तो वो बांट के रख सकते थे लोगों को। वो उनका ये कहना हो सकता है हमें जी लोग नहीं मिलते। भाई लोग इसलिए नहीं मिलते कि वो $2-3-4 एक्स्ट्रा मांगते हैं मिनिमम से, आप नहीं देते, और फिर आपके अपने कुछ टर्म्स हैं, ये जो अब लोकेशंस हैं ये भी तो अब ओन्ड हमारे ही देसी लोगों के पास हैं बहुत सारी। तो ये सारे के सारे मिल के इनफैक्ट पंजाबी कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं या बनवा रहे हैं। इनको अंदाज़ा नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आसान हाल था कि भाई सभी लोकेशंस में डिवाइड करके सभी कम्युनिटी में से कुछ ना कुछ लोग ले लिए जाए, तो फिर इस तरह का इंप्रेशन नहीं बनता कि एक ही कम्युनिटी की इन्वेजन हो गई है। अच्छा, फिर एक और मसला भी है। कनाडा में इतने बड़े बड़े गैटोस बन गए हैं, इतने बड़े बड़े शहर बन गए हैं हमारी देसी कम्युनिटीज़ के, कि वो ऑलमोस्ट अब नो गो एरियाज अब आगे जाके बनने वाले हैं। तो उन शहरों में अब इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो यही एहसास होता है
कि भाई इन्वेजन हो गई। अगर मेल्टिंग पॉट होता कनाडा जैसा कि अमेरिका है, अमेरिका में भी बाहर से आके बसने वालों की तादाद कनाडा से कम नहीं है, बल्कि अगर रेशो वाइज देखा जाए तो अगर अमेरिका की पॉपुलेशन कनाडा से 9-10 टाइम्स ज़्यादा है तो वहाँ पे बाहर से आके बसने वाले भी 9-10 टाइम्स ज़्यादा होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मगर वो मेल्टिंग पॉट बना हुआ है, उसमें सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं, उसमें देसी भी, काले भी, फिलिपिनो भी, लटीनो भी, सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग इन्होंने मेल्टिंग पॉट बनाने की बजाय गैटोस बना दिए हैं और हमारी सरकारों ने, पॉलिसी मेकर्स ने इसको फुल सपोर्ट किया, जिसकी वजह से अब खौफनाक किस्म के जो है रिएक्शन हमें देखने को, सुनने को मिल रहे हैं। खैर वो रिएक्शन क्या है उस पर बात तो मैं थोड़ा बाद में करूंगा। एक और इसी रिपोर्ट में से जो मैंने आपको दिखाई, इसका एक और टुकड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Of the government is the local community. That's why we request local community to support us more, I would like to know what kind of support you are getting from the community. so that government can see them, and through them they can see us, and they can start a conversation or something with us and start to listen what are our issues, what are our recommendation or demands, because it's nothing that unfair we have been asking. Everything is fair and everything is very rational, all the demands. So we request support from community, but more than that we request people whose work permits are expiring in 2025 or 2024, or even after that, we request those people who are directly getting impacted by this to please come out and join us. Now watching what's been happening here, we represent almost 20,000 steel workers in Toronto and York region, and we're very well aware that you've been on your encampment here, your protest here, but what's happened in the last 30 days is nothing new. There's been organizing that's been going on for months and months and months before that. And we will stand with you until you win, because in unity there is strength, and that's how we win our demands. Talk about the ongoing protest. May I please know that what are your demands as students from the government? So the very first demand is we are asking for the work permit extension to those whose work permit is expiring in 2024 and 2025. Okay. And the second demand is we are asking for the fair PR pathways, because when we started working on those streams through which we can get PR, today is totally different scenario. We are eligible in those streams, but government has changed the rules in the middle of the game. So we want some fair PR pathways, and we want them to regularize like before. इस क्लिप में आपने देखा होगा कि जब सृष्टि उनसे पूछती हैं एक स्टूडेंट से शुरू में कि कम्युनिटी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो कम्युनिटी की बजाय ज़्यादा गवर्नमेंट की बात करती हैं कि गवर्नमेंट उनकी बात सुने। अब जो कम्युनिटी की सपोर्ट हो सकती है वो तो यही है कि कम्युनिटी के जो बिजनेस पीपल हैं वो इन बातों को समझे जो मैं ये कर रहा हूँ कि जब वो हायरिंग कर रहे हैं तो सारी डाइवर्स कम्युनिटियों के लोगों को हायरिंग करें, ना कि वो सिर्फ ये सोच के कि हम मालिकान जो है वो देसी हैं, हम ज़रा इन देसी बच्चों को हायर करेंगे क्योंकि एक तो इनको हम अंडर द टेबल पैसे दे सकते हैं, दूसरा इनको ज़रा कंट्रोल करना आसान होता है। तो इससे वो ऑप्टिक्स क्या बना रहे हैं, ऑप्टिक्स तो बड़े ख़तरनाक बन रहे हैं। अब जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम का रिएक्शन आ रहा है, मैं एक यहाँ स्क्रीन पे वो आपको सिर्फ सोशल मीडिया की एक वो दिखाता हूँ। इस तरह के आपको मैं यकीन कीजिए मिलियंस ओपिनियन मिल जाएंगे। अब लोग ऊपर लिख रहे हैं व्हाई डू वी टॉलरेट दिस, एक नीचे लिख रहे हैं गो होम, अप्लाई लीगली, स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम। उसके बाद नीचे एक और लिख रहे हैं दे नीड टू गो बैक। फिर वो लिख रहे हैं कि ही इज़ लकी दैट देयर इज़ नो एक्चुअली फंक्शनिंग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इन कैनेडा। यानी कैनेडियंस जो हैं मेन स्ट्रीम वाले वो अब ये तक कह रहे हैं कि कैनेडा फेल स्टेट बन चुका हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई फंक्शनिंग हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो इस तरह की बातें आप यकीन कीजिए कोई 1, 2, 3, 4 नहीं है, मिलियंस पोस्ट आपको एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे
अक्रॉस सोशल मीडिया आपको मिलेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो बने हुए हैं। इस वक्त इतना शदीद रिएक्शन है कि वो ऑलमोस्ट अब रेसिज्म की हदों को छू रहा है। भाई रेसिज्म की हदों को इसलिए छू रहा है कि हमारे लोगों ने भी तो खौफनाक हद तक के गैटोस बनाए हुए हैं, यानी अपनी कल्चरल टेरिटरीज इस तरह बनाई हुई हैं कि जैसे कनाडा में रहते ही नहीं है, कनाडा के कल्चर से कोई सरोकार ही नहीं है। अब कनाडा की पार्लियामेंट हो, हमारी जो दूसरी लेजिस्लेटिव असम्बलियों के पार्लियामेंट्स हो, वहाँ पे जिस तरह हमारे कुछ लोग, सारे तो नहीं, हम में से कुछ लोग वहाँ पे इलेक्ट होकर जो जाते हैं, जिस तरह बिहेव करते हैं वहाँ पे, वो आपके सामने है। कुछ 100-200 खालिस्तानी हार्डली होते हैं जो झंडे लेके बाहर आते हैं, झंडे लेके खड़े होते हैं और फिर वो जुलूस निकालते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा फिर पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है। अब जैसे इवन बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग, श्रीलंकन बैकग्राउंड के लोग, वो नहीं हैं उस खालिस्तानी मसाइल की जद में, लेकिन शक्ल से तो वो सब एक ही दिखते हैं। तो मेन स्ट्रीम में अब ये ख्याल होता है कि भाई ये अब अपने ट्राइबल इश्यूज लेके आए हुए हैं, डंडे लहरा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और अजीबो गरीब किस्म के जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो इन सब को ये मैसेज होना चाहिए, गो बैक। ये है मेन स्ट्रीम का नैरेटिव। और जब मैं मिलता हूँ मेन स्ट्रीम के लोगों से, वो खुल के ये बातें करते हैं और अब तो वो लिखते हैं। इसी तरह की एक तहरीर मैं आपके साथ एक और यहाँ पे शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे भी लोगों ने लिखा हुआ बाय बाय। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो गो बैक। हु इज फंडिंग हिम? Him occupying a land now is like living on stolen land. Can someone pass the message to him? Demand permanent residency. On what right is he asking that? ये कोई permanent residency जो बच्चे मांग रहे होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये, अच्छा फिर ये बच्चे इस तरह के स्टेटमेंट भी दे रहे होते हैं कि जी ये तो स्टोलन लैंड है, ये तो गोरों ने स्टील की थी नेटिव से। कैन यू इमेजिन दैट? इस तरह की ये स्टेटमेंट देते हैं, फिर कहते हैं हमने इसी शहर और इसी मुल्क में रहना है। तो जहां पे मेन स्ट्रीम में एक रिएक्शन है, वहां पे हमें अपने घर की सफाई भी तो करनी है। हम जो देसी लोग हैं, हमें अपने आप को थोड़ा सा नीटी तो करना है ना। क्या हमने इसी तरह के ऑप्टिक्स बनाने, जिस तरह के ऑप्टिक्स गेटवाइजेशन के और कल्चरल क्लैशेस के हमने बना रखे हैं? ये तो बड़ी छोटी बातें हैं। आप कार चोरी की फरिश्तें उठा के देख लीजिए, उनमें से जो नामों की मेजॉरिटी होती है, अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली, वो नाम कहाँ से आते हैं? वो नाम सारे पढ़ते हैं और वो नाम पढ़ने के बाद फिर जो गुस्सा अब मेन स्ट्रीम कैनेडियंस का सामने आता है, वो सबके सामने आता है। अब चोर तो कोई चंद 100,000 होंगे ना, लेकिन उनका गुस्सा जो है वो मिलियंस जो अब भारतीय बैकग्राउंड के लोग हैं उन पे उतर रहा है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि प्रो हमास के लोग जिन्होंने अपनी जो यहाँ पे जिस तरह के टेरराइज करने वाले प्रोटेस्ट किए, उन पे गुस्सा कम निकल रहा है, और ये जो हमारे पुरअमन भारतीय हैं बेचारे, उन पे ज़्यादा निकल रहा है। किन की वजह से? बहुत से ऐसे लोगों की वजह से कि जो इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं? कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आए थे 40-40 घंटे, तो क्या 60-60 घंटे काम करने हैं? ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं मानता हूं कि 40-40, 50-50 हज़ार डॉलर खर्च कर रहे हैं और वो कर्जे लेकर आए हुए पैसे वो वापस भी करने हैं। आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन उसके बाद आप ये तो ना कहें ना कि जी ये स्टोलन लैंड पे आप रह रहे हैं, आप कौन होते हैं हमें जाने वाले कहने के हवाले से। ये माइंडसेट चेंज करना है। जो इस तरह की बातें, जैसा मैंने आपको सैंपल के तौर पर दिखाई, जो लिख रहे हैं, ये अब मिलियंस एंड मिलियंस पोस्ट हैं, उनके साथ ज़रा रीजनेबल डायलॉग करें। ये कनाडा हम सब का मुल्क है।
जो 4, 5, 6, 7 जनरेशन से आए हुए हैं, जिनको हम कोट ऑन कोट वाइट स्ट्रैटलर्स कहते हैं, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और जो 1 जनरेशन बैक या अभी अभी आने वाले लोग हैं, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सबका देश है, मगर इस सब के देश में सबको एक दूसरे के साथ मिलना है, रहना है, कंपैटिबल तरीके से रहना है। ये नहीं कि अपनी अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बना के अलग अलग रहना है। इस तरह निज़ाम नहीं चलते। ये अलग बात है कि कनाडा की सरकार ने, पॉलिसी मेकर्स ने हमें इस तरह के अब तक स्टाइल दिए हैं कि हम आदी हो चुके हैं। मगर मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, मेरी भी गहरी निगाह है सोशियोलॉजी पे और समाजों पे। इस तरह के स्टाइल फॉरएवर नहीं चलते। अगर एक ही सोसाइटी में सब ने रहना होता है तो घुल मिल के रहना होता है, आपस में बहुत सारी चीज़ों को शेयर करना होता है। गेटोइजेशन, ब्लेम गेम काम नहीं करती। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.